गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं चौहान सर आप सभी का संबोधि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और हमारा प्रयास होता है कि आपके लिए अच्छा वीडियो बनाकर दिया जाए, जिससे आपके जो आने वाले परीक्षाएं हैं या समाज को समझने का जो आपका तरीका है वो विकसित हो। आज उसी कड़ी में हम भारत के निर्वाचन आयोग, जो कि भारत की एक संवैधानिक संस्था है, को लेकर आए हैं और इस पे हम काफी विशेष रूप से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम भारत के कोई भी एग्जाम हो जहां पे ये टॉपिक आता है, अगर आए तो प्रश्न कैसे बनेंगे। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है यह दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है और जो लोकतंत्र का नींव रखा गया है वो लोकतंत्र का नींव जो होता है वो जनता से जुड़ी होती है और जनता स्वयं से अपने लिए सरकार चुनती है और फिर यदि सरकार काम ना करे, जनता का हित का काम ना करे, तो फिर उसे बदलने का भी काम वो करती है। लेकिन दोनों का माध्यम है चुनाव, यानी इलेक्शन। इलेक्शन कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत में, उसके लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। और भारतीय निर्वाचन आयोग का जो दायित्व है वो बहुत बड़ा दायित्व है भारत में। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, यूरोप, उसमें कई देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देश को हम संयुक्त रूप से कर दें तो उनके वोटरों की जो संख्या है भारत के वोटरों की संख्या के आसपास पहुंचती है। यानी भारत में चुनाव कराने का तात्पर्य यह हुआ कि उन देशों का चुनाव एक साथ कराना अपने आप में यह टेढ़ी खीर प्रतीत होती है। तो मैं इसके ऊपर लोकतंत्र में एक ऐसी संस्था चाहिए जो चुनाव करे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो, किसी पार्टी या किसी दल के प्रति उसका झुकाव ना के बराबर हो। ऐसे में हमें एक संस्था दिखाई पड़ती है भारत में जिसका फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 को किया गया और संविधान सभा ने आशा व्यक्त की थी कि इसके जो मेंबर होंगे वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएंगे। और जब निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की बात होती है तो बॉडी के पास ऐसी ऐसी शक्ति होनी चाहिए या उसके पास ऐसा पावर होना चाहिए या चुने जाने का अधिकार ऐसे व्यक्तियों के द्वारा होना चाहिए कि जो उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिबंध न लगा सके। तो चुनाव आयोग की भूमिका देश में जनता के लिए काफी अहम है। ये उस अमृत के समान है जो जनता को चाहिए अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए। हम आज इसी विषय पे आपको बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कि मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, ये भूमिका थी उसकी समझने के लिए कि चुनाव आयोग को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई है, आप देखिएगा, बारी बारी हम सब चीज को समझेंगे। हम समझेंगे चुनाव आयोग क्या है, हम समझेंगे चुनाव आयोग में जो मेंबर हैं वो मेंबर को चुनने की प्रक्रिया क्या होती है, उन मेंबर का कार्यकाल कितना होता है, उन मेंबर की शक्ति क्या होती है, और अभी तक जो एक लिस्ट है 25वें चुनाव आयोग तक, तो शुरू से लेकर अंत तक चुनाव आयोग में कौन कौन व्यक्ति ने अपना योगदान दिया जिससे भारत का लोकतंत्र अभी तक सफल रहा और आगे भी उम्मीद है कि भारत का लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र का नेतृत्व पूरी दुनिया में करता रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इस जगह पे। देखिएगा कि भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक, अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय
ये 3 वर्ड, इन 3 शब्दों को समझ लीजिएगा तो पूरा आपको बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आने वाला है। पहला है कि संवैधानिक। तो संवैधानिक की परिभाषा को अगर समझना है तो संवैधानिक से तात्पर्य है कि संविधान के अनुसार, अर्थात संविधान की शुरुआत से बनी हुई एक संस्था। यानी जब संविधान का निर्माण हो रहा था भारत का, जब संविधान लिखा जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो संविधान सभा वालों ने फैसला किया कि भारत के चुनाव को कराने के लिए एक संवैधानिक संस्था हम बना देते हैं, जो संस्था स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी और जो अस्थायी रूप से बनी रहेगी। तो यह संविधान की शुरुआत से है और इसके लिए भारतीय संविधान के जो मेकर्स थे, जिन्होंने बनाया था, जिसमें अम्बेडकर जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, राजेंद्र प्रसाद हैं, नेहरू जी भी हैं, कई लोग हैं उस समय के माननीय व्यक्ति जो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, वो सबने मेहनत से संविधान को बनाया और उसमें एक संस्था जोड़ा। उसके लिए एक आर्टिकल फिक्स किया गया, आर्टिकल 324, और इसे संविधान के एक भाग 15 में स्थान दिया गया। यानी भारत का जो मूल संविधान है, मूल संविधान में भाग 15 के आर्टिकल 324 में एक बॉडी का निर्माण किया गया जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिक्र कर दिया गया। यानी एक संवैधानिक संस्था है और यह कहा गया कि एक स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्र, ये किसी के दबाव में संस्था नहीं आएगी। यानी ये तात्पर्य यह है कि जो गवर्नमेंट चुनी हुई है, या उम्मीद है कि इस बार की चुनी हुई गवर्नमेंट की जगह कोई और गवर्नमेंट आ सकती है, विपक्ष आ सकती है, तो ये संस्था बिना दबाव के काम करेगी और जो इसका दायित्व है, दायित्व का निर्वहन बड़े शानदार तरीके से करना है। इसे पक्षपात नहीं करना है। अगर पक्षपात हो जाए तो लोकतंत्र का महत्व गौण हो जाएगा, लोकतंत्र का महत्व छीन हो जाएगा। तो इस संस्था को बहुत अच्छे से, और दूसरा है कि ये संस्था ऐसी संस्था है जो अस्थायी है, जो सदैव बनी रहेगी। हाँ, इसके अंदर के जो पर्सन है, चेयरपर्सन है, उनका बदलाव होते रहेगा समय समय पे, लेकिन संस्था कंटिन्यू काम करते रहेगी। तो ये पहला मानक था इसको समझने के लिए। दूसरे मानक पे अगर हम बात करें तो 324 आर्टिकल जो मानक तय करती है, पहला मानक ये तय करती है कि इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनेगा। यानी जो संस्था है चुनाव आयोग, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं, और इसको तय करने की जिम्मेवारी जो है वो भारत के संसद को है। भारत के पार्लियामेंट तय करेंगी कि कितने आयुक्त होंगे और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संग में। दूसरा चीज, इसकी नियुक्ति जो होगी वो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होगी। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी, कौन इस बॉडी में बैठेगा, इस बॉडी को कौन चलाएगा, निष्पक्षता के साथ कौन काम को करेगा, इसकी जिम्मेवारी राष्ट्रपति को दी गई है कि आप इसकी नियुक्ति करेंगे। यानी इनका इलेक्शन नहीं होता, इनकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो भारत के जो फर्स्ट पर्सन है राष्ट्रपति, उनके द्वारा नियुक्ति होती है, उसको नियुक्त करते हैं। यहां के बाद हम आगे और चलते हैं, समझते हैं चीजों को। देखिएगा, एक सामने आप भी दिख रहा है कि अभी जो रिसेंटली हम बात करते हैं 1993 से, तो भारत के संविधान में कुछ चीजें हैं जो 1993 के बाद जो आई है यहाँ पे, कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा भारत में और उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होंगे। तो जो फिलहाल अभी करंट में हम देखें तो राजीव कुमार जो हैं 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत के, और साथ ही अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल इसके 2 मेंबर हैं। तो अभी जो ढांचा है, ये ढांचा में कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 2 मेंबर के साथ एक अध्यक्ष होते हैं, और जो अभी वास्तव में यहाँ पे हैं, ये अभी परमानेंट पदभार में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 324 ये बोलता है, जो भी मैंने बात किया था, कि इनकी नियुक्ति जो है निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो संसद द्वारा पारित कानून के अधीन होगी। यदि पार्लियामेंट कोई कानून पारित करता है और पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून होगा उसी के तहत इनकी नियुक्ति होगी, तब जाकर के ये काम पूरा होता है। अब कोई विशेष कानून रहा नहीं, कोई विशेष संदर्भ था नहीं, उसमें सीधा सा बता दिया गया था कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पे इनका चुनाव होगा।
और उसी प्रक्रिया के तहत अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसी के अनुसार हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव आया है। अभी मैं इतिहास बाद में देखूंगा, पहले मैं कुछ और चीजों पे बात कर लेता हूं इतिहास से पहले। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया, अगर नियुक्ति प्रक्रिया को आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट चीज है नियुक्ति प्रक्रिया को समझने के लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि पहले मैंने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया कैसे होती थी। तो मंत्रिमंडल के सिफारिश पर जो गवर्नमेंट केंद्र में चुनकर आती है, उस गवर्नमेंट का एक कैबिनेट होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सिफारिश भेजती थी कि इस व्यक्ति को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। यह प्रक्रिया जारी थी, लेकिन इसके ऊपर कई पीआईएल पड़े। 2015 में एक पीआईएल आया सुप्रीम कोर्ट में, फिर 2018 में एक पीआईएल आया सुप्रीम कोर्ट में, और यह बोला गया कि यह न्यायोचित प्रक्रिया नहीं है। सरकार चाहे तो अपने पसंद के किसी व्यक्ति को यहाँ पे रख सकता है, और न्यायिक प्रक्रिया जो यहाँ पे है, जो स्वतंत्रता प्रक्रिया है, जो निष्पक्षता है, वो भंग हो सकती है। ऐसी उम्मीदें हैं। 2018 में जो पीआईएल आया उस पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट दिखाते हुए बेंच बनाया। 5 जज के बेंचों के पास यह मुद्दा गया, और 5 जज के बेंचों ने इसी वर्ष 2023 में एक निर्णय दिया कि जो चुनाव का इनका प्रक्रिया है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है इनकी, ये थोड़ा सा सहज नहीं दिखता। इसमें जो कुछ चीजों में बदलाव होनी चाहिए। तो बदलाव क्या होनी चाहिए? मंत्रिमंडल की सिफारिश से अब ये चीजें लागू नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? सिंपल सा एक बात है कि एक ऐसा टीम बनाया जाए, जो टीम में प्रधानमंत्री होंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, यदि विपक्ष का नेता ना हो तो लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी हो का जो नेता है वो। अर्थात आगे जो भी इलेक्शन होंगे, आगे जो भी व्यक्ति को निर्वाचन आयोग में शामिल किया जाएगा, अध्यक्ष के पद पे, सदस्य के पद पे, इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया पहले वाली को। अब इस प्रक्रिया से उनका चुनाव होगा वर्तमान में। तो वर्तमान में जो चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री, मुख्य जो भारत के जज हैं, प्रिंसिपल जज है, सीजेआई कहते हैं जिन्हें, वो इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। साथ ही विपक्ष का जो सबसे बड़ा नेता हो या जो लोकसभा में विपक्ष का नेता, वो शामिल होगा। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता कौन है? तो इसको देखिएगा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता वो होता है कि एक जो बड़ी पार्टी जो सरकार बना रही है, जो सबसे बड़ी पार्टी, जैसे अभी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार बना रही है, उसके अलावा जो दूसरी पार्टी हो और कम से कम 10% कुल सीटों का उसके पास हो। 10% कुल सीटों का अगर उसके पास नहीं हुआ तो विपक्षी पार्टी नहीं कहलाएगी। तो हम यहां पे देख रहे हैं वर्ष 2014 से 2019 के इलेक्शन में भी देखें तो मुख्य विपक्षी पार्टी कोई है ही नहीं। मुख्य विपक्षी पार्टी तो रही, बट इस जो 10% वाला जो मैटर है, इस पे कोई खरा उतरा ही नहीं। यानी कहा जाए लोकसभा में विपक्ष का जो नेता का पद है वो 2014 से अब तक रिक्त है, और रिक्त पद तभी भरा जाएगा जब 10% हो। अब अगले इलेक्शन में देखा जाए, कोई पार्टी दूसरी जो 10% लाएगा, विपक्ष का नेता बनेगा। अगर इस क्राइटेरिया पे जाए तो फिर 2 ही लोग बचेंगे। इसलिए इसमें एक चीज जोड़ दिया गया कि लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी, तो बीजेपी के बाद जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट प्राप्त किया, उस पार्टी का जो मुख्य नेता होगा वो विपक्ष का नेता होगा। इस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस का जो अभी अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो विपक्ष के नेता हैं। इस प्रकार से इसमें उनको यहाँ पे डाल दिया गया। तो चुनाव प्रक्रिया में जो टोटल आप देख रहे हैं, तो कौन कौन यहाँ पे शामिल है? तो ये 3 लोग अभी रिसेंटली जो चुनाव करेंगे, अगर अभी चुनाव हो, उनका सलाह भेजना हो राष्ट्रपति को, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें आप DY चंद्रचूड़ के नाम से फेमस हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अभी मुख्य अध्यक्ष हैं, और ये मिलकर के चुनाव करेंगे। और ये प्रक्रिया हर समय जो इस पद पे होगा, जो व्यक्ति इस पद पे होगा और जो व्यक्ति इस पद पे होगा, उनका दायित्व होगा एक ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के पास भेजना, सलाह देना, जो इस पद की गरिमा को, इस पद की महत्ता को समझ करके राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करे। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति है, उनका चुनाव हुआ, तो राजीव कुमार जी हैं, उनके साथ 2 सदस्य हैं, तो इनका कुछ सेवा और शर्त होगा जिसपे ये काम करेंगे। तो सेवा शर्त क्या क्या है इनका, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये तीनों जो हैं, देखिएगा, ये जो तीनों हैं व्यक्ति हैं, ये भले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन तीनों की जो पावर है, जो शक्तियां हैं, तीनों की शक्तियां क्या है, इक्वल है, तीनों की शक्तियां बराबर हैं। ये खुद से अकेले कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। जब भी इनको निर्णय लेना होगा, तीनों को बहुमत के आधार पर लेंगे, 2-1 से लेंगे या सर्वसम्मति से लेंगे। ऐसा नहीं कि इनका नाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो ये मुख्य रूप से यही डिसीजन लेने के लिए सक्षम है, नहीं, ऐसा नहीं किया गया। इनको तीनों को बराबर शक्ति दी गई है, शक्ति बांट दी गई है, तीनों बराबर है। तीनों का जो पेमेंट है, वेतन है, जो भत्ता है, तीनों का वेतन भत्ता भी बराबर है। ये चीजें की गई है, तो ये बहुत शानदार चीजें हैं। आगे देखिएगा थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी सी बात को समझिएगा। ये जो चीजें निकल कर आई, वेतन भत्ता, वेतन संसद द्वारा, हाँ, इनका वेतन संसद तय करेगा। थोड़ा सा हम इनका एक चीज पे चर्चा कर लेते हैं, देखिएगा। एक देखिएगा, शायद अब आपको बहुत अच्छे से दिखे। पहले इनको कैसे तय किया जा रहा था? पहले जो स्थिति थी, चुनाव आयोग एक्ट 1991, यह एक्ट ऐसा था, यह बताता था जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर का उसको दर्जा दिया गया, यानी वो इक्वल होगा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जज है या जो अन्य जज है उनके इक्वल होगा, और इसकी रिटायरमेंट की उम्र होगी 65 वर्ष। ये बातें कही गई थी। फिर ये बोला गया था जो अन्य मेंबर हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो हाई कोर्ट के जज के बराबर दर्जा है और उसकी उम्र होगी 62 वर्ष, यानी पेमेंट भत्ता सब इनके अनुसार, इनका इनके अनुसार। तो उस समय पहले जो था, इनमें समानता नहीं थी, और इसमें प्रमुख रूप से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या किया गया था, महत्व स्थान दे दिया गया था। लेकिन बाद में कुछ परिवर्तन हुए, और परिवर्तन कब हुआ ये मैं दिखा देना चाहता हूं। 1993 अधिनियम संशोधन अध्यादेश के द्वारा बातें पलट दी गई, और इसके द्वारा यह कहा गया कि जो भी मेंबर हैं, जो तीनों लोग हैं, ये तीनों व्यक्ति इक्वल हैं, तीनों समान हैं, सबका ताकत, सबका हैसियत, सबका दर्जा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। और जो कार्यकाल होगा, तीनों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, या 6 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र तक होगी। यदि व्यक्ति का उम्र पहले 65 आ जाता है, कार्यकाल 6 वर्ष नहीं पूरा होता है, तो व्यक्ति क्या होंगे, अपने पद से रिटायर कर जाएंगे। एक बात यहां पे आई, या राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। एक चीज बता देता हूं, जब ये एक्ट आया था, इसके ऊपर जब पार्लियामेंट ने फिर कानून बनाया, तो उस समय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके पिटीशन को खारिज कर दिया था। वो चाहते थे कि वो मुख्य व्यक्ति बने रहें, बाकी 2 उनके अंडर में काम करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको दरकिनार कर दिया। अब देखिएगा, अगर इनको हटाना है तो इनको ये 2 आधार पे हटा सकते हैं, या तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करे, या अपने कार्य को करने में असक्षम हो जाए, सक्षम ना हो, कैपेसिटी ना हो, पद पे बैठ गए लेकिन उस कार्य को संभालने में वो विफल हो जाए, तो इनको उसी आधार पे हटाएंगे जैसे संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा, उसी प्रकार जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं महाभियोग के द्वारा।
यानी इनको हटाने का प्रक्रिया क्या है? महाभियोग है। महाभियोग यानी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के हम जज को हटाएंगे, उसी प्रकार से संसद के दोनों सदनों के द्वारा इनको बहुमत के आधार पे हटाएंगे, वरना हम इनको नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं इनको कि इनका कार्यकाल कितना होगा। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र होगा। या तो ये हो सकता है कि ये कैसे हटेंगे, तो महाभियोग के द्वारा। इनका दर्जा किसके बराबर है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। साथ ही इनमें समानता क्या है तीनों में? तो तीनों इक्वल है। और डिसीजन कैसे लेंगे? तो डिसीजन लेंगे मेजोरिटी के आधार पे डिसीजन को लेते हैं। आगे देखिएगा थोड़ा सा इसी के अंदर हमने पढ़ लिया। अब इसके कार्य क्या क्या है, ये किस लिए चुने जाते हैं, ऑफिस में बैठ के क्या करते हैं। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था, लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है चुनाव है, और उस पर्व को संपन्न कराने का जो जिम्मा है इनके कंधे पे है, उत्तरदायित्व इनको दिया गया है। तो ये कौन कौन से इलेक्शन को संपन्न कराते हैं, तो यहाँ पे एक लिस्ट दिया गया है। उस लिस्ट को आप देख सकते हैं कि ये संसद के चुनाव यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव को ये कंडक्ट कराने की इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्य विधानमंडल हो यानी विधानसभा प्लस विधान परिषद के चुनाव को संपन्न कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो पंचायत का इलेक्शन होता है, नगर निगम के इलेक्शन होते हैं, उनको कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको नहीं है, वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। दोनों में अंतर है। प्रश्न यहां पे फंसाता है लोगों को। यानी आप कम से कम लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और जिन स्टेट में विधान परिषद बनाया गया है, यही इनकी जिम्मेवारी है कि इनको इलेक्शन को ये कराए। तो यहाँ पे ये चीजें आएगी। साथ में मतदाता सूची तैयार करना। आप देखते होंगे आपके इलाके में वोटर लिस्ट आता है बन करके चुनाव से पहले, वो वोटर लिस्ट बनाने का काम भी चुनाव आयोग करती है। यह नए व्यक्ति जो अभी वयस्क हुए हैं और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है या मिस्टेक से नाम उनका कट गया है, तो उनका पंजीकरण करने का काम इलेक्शन कमीशन ही करती है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। राजनीतिक दल क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, उसको मान्यता कौन देगा? तो इलेक्शन कमीशन देगा। साथ में उनका जो चिन्ह होता है, पार्टी का जो चिन्ह होता है, जैसे बीजेपी का कमल छाप, कांग्रेस का हाथ छाप, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी छाप, लालू यादव जी का जो पार्टी है बिहार में, उनका लालटेन छाप, जैसे झारखंड में जो पार्टी है जेएमएम, उसका तीर धनुष छाप। ये छाप देने का काम कौन करता है? ये छाप देने का इलेक्शन कमीशन करता है। अभी देखिए जो महाराष्ट्र में चुनावी समस्याएं आई, पार्टियां टूटी, शिवसेना, तो शिवसेना में जो पार्टी दो भाग में टूटी, तो वहां छाप के लिए दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। लास्ट में वो छाप और पार्टी का जो पूरा फैसला था वो किस पे छोड़ दिया गया? इलेक्शन कमीशन पे। वो जिसको आवंटित करना चाहे चिन्ह वो कर सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन के समय आचार संहिता लागू करना। जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रचार कितने बजे तक होगा, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, आप चुनाव पे शाम में क्या टाइम होगा, मतलब जो भी प्रक्रिया है, आप जो भाषण दे रहे हैं, भाषण आपका जो वाणी है वो नियंत्रण में होनी चाहिए। हमने देखा जब 2019 के इलेक्शन हो रहे थे, कई बड़े नेताओं को उनके भाषण पे, आचरण पे, उनको अगला भाषण देने से रोक दिया गया। जैसे योगी जी को भी रोका गया था, कई नेताओं को रोका गया। तो ये सब काम कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ही देखता है। अगर संसद का कोई व्यक्ति अपने पद से, कोई मुकदमा उनका चल रहा है कि ये पद के लायक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, चाहे कहीं भी चल रहा हो, उसके लिए सलाह देने का काम ये करते हैं। साथ ही मतदान केंद्र में लूट आदि का निर्वाचन पे रद्द करने का, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने का। अभी मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में निर्वाचन आयोग ने तिथि घोषित की निर्वाचन की। वो काम कौन करता? निर्वाचन आयोग करता। तो निर्वाचन आयोग के कई कार्य हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। चुनाव सही से संपन्न होना चाहिए, इसलिए निर्वाचन आयोग को कुछ शक्तियां दी गई है। तो उन शक्तियों को अगर देखें
तो इनके पास 3 प्रकार की शक्ति है, प्रशासनिक, सलाहकारी, अर्धन्यायिक। अर्धन्यायिक का मतलब ये समझिएगा कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव में धांधली कर रहा हो, कुछ गलत कर रहा हो या कुछ गलत बातें कर रहा हो, उस पर ये रोक लगा सकती है, उसके भाषण को रोक लगा सकती है। इसके पास न्यायिक शक्ति। इसके पास सलाहकारी शक्ति है, ये भारत के राष्ट्रपति को या हाई कोर्ट को सलाह दे सकता है चुनाव संबंधी। ये चाहे तो पार्लियामेंट को सलाह दे सकता है कि ऐसे कानून को लाना चाहिए, इस प्रकार से चीजों को लागू करनी चाहिए, ये सलाह दे सकता है। और जब इलेक्शन होता है तो उस पूरे एरिया का कमांड, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन के हाथों में होती है। तो इसके पास 3 प्रकार की शक्तियां हैं। तो ये शक्ति हमेशा आपको याद रखना है, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक, 3 प्रकार की शक्तियां इनको दी गई है। साथ ही हम अगर बात करें इसके इतिहास के विषय में, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, निर्वाचन आयोग के सदस्यों के इतिहास की बात करें और निर्वाचन आयोग के भी इतिहास की हम बात करें तो देखिएगा, निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ। जब इसका गठन हुआ तो इसमें मात्र 1 मेंबर था और गठन आर्टिकल 324 के तहत हुआ और उसमें साफ लिखा गया है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त हो सकते हैं। तो गठन करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो भारत के संसद की है। तो भारत के संसद ने जो शुरुआत में गठन किया तो उसमें मात्र 1 मेंबर को रखा और उसी मेंबर के ऊपर पूरे भारत में इलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे दिया गया। अब यहां से लगभग 4 दशक तक, 15 अक्टूबर 1989 तक ये एकल रहा, लेकिन 16 अक्टूबर को 1889 को इसमें 2 मेंबर जोड़े गए। आर्टिकल 324(2) के तहत अधिसूचना जारी कर जोड़ा गया। तो इसमें पहली बार ये 3 सदस्यीय हुआ, लेकिन 1990 में फिर से 2 पद को समाप्त करके इसको एकल कर दिया गया। लेकिन अभी जो स्थिति है 3 सदस्यीय, ये स्थिति अक्टूबर 1993 में जब इसको 3 सदस्य वाला किया गया और अब तक ये उसी संरचना में विद्यमान है। अब यहाँ पे 3 लोग होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी है और रीजन है इसके पीछे कुछ कि क्यों किया गया, कैसे किया गया, इस पे हम बात करेंगे। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा हम भाग 15 के बारे में देख लेते हैं कि भाग 15 में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपको देखना काफी जरूरी है। तो देखिएगा, आर्टिकल 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हमने बात कर लिया। आर्टिकल 325 काफी शानदार आर्टिकल है। हमने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि या उनकी जो शक्ति है या उनका जो कार्य है कि नए मतदाताओं को जोड़ना और वोटर लिस्ट तैयार करना। लेकिन निर्वाचन आयोग किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति विशेष के मतदान सूची में शामिल न करने और उनके आधार मतदान के लिए आयोग ठहराने का काम नहीं कर सकती। निर्वाचन आयोग का कार्य है, लेकिन यहाँ पे साफ है कि धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, सिख के नाम पे, जैन के नाम पे, बौद्ध के नाम पे, पारसी के नाम पे आप इलेक्शन कमीशन जो लिस्ट बना रही है उसमें शामिल करने से आप रोक नहीं सकते। तो 326 भारतीय लोगों को एक अधिकार देती है कि उनका नाम इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट है 325 उसमें जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पद पे बैठ करके इस आधार पे आपके नाम को हटा नहीं सकता या रोक नहीं सकता। 326 लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार पे हो। देखिए, भारत में जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार पे होता है। वयस्क मतलब एक उम्र होती है, एक सीमा तय कर दी जाती है, उसके आधार पे होगा। बहुत पहले यह उम्र जो थी 21 वर्ष तय की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसे 18 वर्ष कर दी गई, जो आज भी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, युवाओं को मौका देने के लिए भारत के लोकतंत्र का पर्व में उनको भी मौका दिया गया जो 18 साल की उम्र के थे और लिस्ट में उनका भी नाम डाला गया। ये चीजें जो है निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बोझ बढ़ा दिया, वर्कलोड बढ़ गया। इसलिए 89 के बाद 1990 जब कानून आया उस समय इसको 3 सदस्यों की टीम कर दी गई, क्योंकि एक व्यक्ति से पूरे निकाय को संभाल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वर्कलोड बढ़ चुका था। साथ ही यह संसद के किसी भी सदन, विधानमंडल, किसी भी चुनावों के लिए
संबंध प्रावधान संसद की इसके पास शक्ति है। 328 विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए विधानमंडल की शक्ति इसको दी गई है। साथ ही अन्य आप देखिएगा तो 329 में है चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पे रोक किया गया है। चुनाव आयोग जो मामले ले रही है अपने हाथ में, जो काम कर रही है, जो कंडक्ट करा रही है, उस पे चुनाव आयोग अदालतें इस पे रोक नहीं लगा सकती। ठीक है, मान के चलिए चुनाव आयोग ने तिथि घोषित की, कोई व्यक्ति जाके पार्टी बोलेगा इस तिथि में हम चुनाव में समर्थ नहीं है, अभी नहीं लेना, बाद में लेना है, कोर्ट सीधा इसको खारिज कर देगी, नहीं भाई इस प्रकार का कोई चीज नहीं हो सकता, हमें आर्टिकल 329 साफ मना किया है कि चुनावी मामले में हमें हस्तक्षेप नहीं करना, तो अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। थोड़ा सा देखिएगा, एक लिस्ट है भारत के सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि अब तक भारत में कुल 25 मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद संभाल चुके। तो भारत का पहला व्यक्ति जिसने इस पद को संभाला था उसका नाम था सुकुमार सेन, और सुकुमार सेन ने पद को संभाला। उसके बाद के सुंदरम आए, एसपी सेन वर्मा आए, नागेंद्र सिंह आए, तो कई लोग संभाले और अंततः ऐसे समय बीतते गया, संख्या बढ़ती गई। और जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था, जिस समय मोदी गवर्नमेंट आई, उस समय BS संपत थे, कि 2019 के समय में सुनील अरोड़ा थे, सुशील चंद्रा आए और अभी राजीव कुमार है। यानी आप देखिए नीचे से 3 लोग काफी महत्व याद रखिएगा और साथ में इनको भी याद रखिएगा, लेकिन सबका नाम याद रखिएगा। हो सकता है एक कॉलम दे दे कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति अभी तक भारत का निर्वाचन आयुक्त नहीं बना, तो भाई आपको सारे नाम याद होने चाहिए ना, कौन कौन बना, तो आप खुद निकाल लोगे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत का निर्वाचन आयुक्त नहीं बना, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चर्चा और करना चाहते हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा निर्वाचन आयोग के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ये दुनिया के कई निर्वाचन संस्थाओं को शिक्षा देता है, एजुकेट करता है, गाइडेंस उपलब्ध कराता है कि चुनाव कैसे होता है। समय समय पर संसद द्वारा नियम जो बदले उनके अनुसार हम बैलेट पेपर से हम ईवीएम तक आ गए हैं और चुनाव आयोग आज भी अपने दायित्व को अच्छे से निभा रहा। कई बार इन पे आरोप भी लगता है कि ये सरकार के पक्ष में निर्णय लेते हैं, लेकिन लोकतंत्र की एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर लोकतंत्र का आधार टिका हुआ है, इसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। वो ऐसा चुनाव जो दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव होता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का प्रतिनिधित्व करती है। जनसंख्या हमारे पास सबसे ज्यादा है और पिछले डाटा के अनुसार हम बात करें तो लगभग 71 करोड़ लोग भारत में चुनाव में वोट देने की शक्ति रखते हैं। जो पूरे दुनिया में हम बात कर ले, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में संयुक्त रूप से भी बात कर ले तो संख्या आसपास ही पहुंचती है। यानी हम कितने बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व इनको देकर रखे हैं ताकि वो निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर किया, कुछ गड़बड़ हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, और बड़ा अच्छा शानदार डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, और आगे भी हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे संविधान का एक संवैधानिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जिसका दायित्व इसको निभाना है। तो इस प्रकार हमारा निर्वाचन आयोग का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसका आप PDF ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। अगर यहाँ से आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, हमारी टीम उस कमेंट का आपको जवाब देगी, आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देगी। इस प्रकार मैं एक बार और आपको कहना चाहता हूं कि पटना में खान सर और धनबाद में चौहान सर की मार्गदर्शिता आपको अगर मिल गई तो निश्चित ही वर्दी आपके कंधों पे सजेगी और आप निश्चिंत ही सफलता प्राप्त करोगे। और भी शिक्षक हैं जो सफलता देते हैं, लेकिन हमारा जो गाइडेंस है इतना शानदार गाइडेंस है, हमारी बहुत बड़ी टीम है। ये टीम आपको हर सब्जेक्ट में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। और हमारा जो नोट्स है अभी 69th में BPSC में हमारे नोट्स से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें एक प्राउड फील होता है, एक अपने आप में अच्छा लगता है कि जो बच्चे हैं यहाँ के अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और निश्चिंत ही हम बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं आने वाले परीक्षाओं में, इस JPSC में। तो अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो तो आप संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
थोड़ा सा हम भाग 15 के बारे में देख लेते हैं कि भाग 15 में कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपको देखना काफी जरूरी है। तो देखिएगा, आर्टिकल 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हमने बात कर लिया। आर्टिकल 325 काफी शानदार आर्टिकल है। हमने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि या उनकी जो शक्ति है या उनका जो कार्य है कि नए मतदाताओं को जोड़ना और वोटर लिस्ट तैयार करना। लेकिन निर्वाचन आयोग किसी भी व्यक्ति को उनके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर व्यक्ति विशेष के मतदान सूची में शामिल न करने और उनके आधार मतदान के लिए आयोग ठहराने का काम नहीं कर सकती। निर्वाचन आयोग का कार्य है, लेकिन यहाँ पे साफ है कि धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, सिख के नाम पे, जैन के नाम पे, बौद्ध के नाम पे, पारसी के नाम पे आप इलेक्शन कमीशन जो लिस्ट बना रही है उसमें शामिल करने से आप रोक नहीं सकते। तो 326 भारतीय लोगों को एक अधिकार देती है कि उनका नाम इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट है 325 उसमें जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पद पे बैठ करके इस आधार पे आपके नाम को हटा नहीं सकता या रोक नहीं सकता। 326 लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार पे हो। देखिए, भारत में जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार पे होता है। वयस्क मतलब एक उम्र होती है, एक सीमा तय कर दी जाती है, उसके आधार पे होगा। बहुत पहले यह उम्र जो थी 21 वर्ष तय की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसे 18 वर्ष कर दी गई, जो आज भी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। युवाओं को मौका देने के लिए भारत के लोकतंत्र का पर्व में उनको भी मौका दिया गया जो 18 साल की उम्र के थे, और लिस्ट में उनका भी नाम डाला गया। ये चीजें जो है निर्वाचन आयोग के ऊपर एक बोझ बढ़ा दिया, वर्कलोड बढ़ गया। इसलिए 89 के बाद 1990 जब कानून आया उस समय इसको 3 सदस्यों की टीम कर दी गई, क्योंकि एक व्यक्ति से पूरे निकाय को संभाल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वर्कलोड बढ़ चुका था। साथ ही यह संसद के किसी भी सदन, विधानमंडल, किसी भी चुनावों के लिए संबंध प्रावधान संसद की इसके पास शक्ति है। 328 विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए विधानमंडल की शक्ति इसको दी गई है। साथ ही अन्य आप देखिएगा तो 329 इसमें है, चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पे रोक किया गया है। चुनाव आयोग जो मामले ले रही है अपने हाथ में, जो काम कर रही है, जो कंडक्ट करा रही है, उस पे चुनाव आयोग, अदालतें इस पे रोक नहीं लगा सकती। ठीक है, मान के चलिए चुनाव आयोग ने तिथि घोषित की, कोई व्यक्ति जाके पार्टी बोलेगा इस तिथि में हम चुनाव में समर्थ नहीं है, अभी नहीं लेना, बाद में लेना है, कोर्ट सीधा इसको खारिज कर देगी, नहीं भाई इस प्रकार का कोई चीज नहीं हो सकता। हमें आर्टिकल 329 साफ मना किया है कि चुनावी मामले में हमें हस्तक्षेप नहीं करना, तो अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। थोड़ा सा देखिएगा, एक लिस्ट है भारत के सभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि अब तक भारत में कुल 25 मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद संभाल चुके हैं। तो भारत का पहला व्यक्ति जिसने इस पद को संभाला था उसका नाम था सुकुमार सेन, और सुकुमार सेन ने पद को संभाला। उसके बाद के सुंदरम आए, एसपी सेन वर्मा आए, नागेंद्र सिंह आए, तो कई लोग संभाले, और अंततः ऐसे समय बीतते गया, संख्या बढ़ती गई। और जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था, जिस समय मोदी गवर्नमेंट आई, उस समय बीएस संपत थे, फिर 2019 के समय में सुनील अरोड़ा थे, सुशील चंद्रा आए, और अभी राजीव कुमार है। यानी आप देखिए नीचे से 3 लोग काफी महत्व याद रखिएगा, और साथ में इनको भी याद रखिएगा, लेकिन सबका नाम याद रखिएगा। हो सकता है एक कॉलम दे दे कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति अभी तक भारत का निर्वाचन आयुक्त नहीं बना, तो भाई आपको सारे नाम याद होने चाहिए ना, कौन कौन बना। तो आप खुद निकाल लोगे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत का निर्वाचन आयुक्त नहीं बना, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक चर्चा और करना चाहते हैं कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा निर्वाचन आयोग के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया के कई निर्वाचन संस्थाओं को शिक्षा देता है, एजुकेट करता है, गाइडेंस उपलब्ध कराता है कि चुनाव कैसे होता है। समय समय पर संसद द्वारा नियम जो बदले उनके अनुसार
हम बैलेट पेपर से हम ईवीएम तक आ गए हैं और चुनाव आयोग आज भी अपने दायित्व को अच्छे से निभा रहा। कई बार इन पे आरोप भी लगता है कि ये सरकार के पक्ष में निर्णय लेते हैं, लेकिन लोकतंत्र की एक ऐसी संस्था जिसके ऊपर लोकतंत्र का आधार टिका हुआ है, इसके द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। वो ऐसा चुनाव जो दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव होता है और भारत दुनिया के सबसे बड़े चुनाव का प्रतिनिधित्व करती है। जनसंख्या हमारे पास सबसे ज्यादा है और पिछले डाटा के अनुसार हम बात करें तो लगभग 71 करोड़ लोग भारत में चुनाव में वोट देने की शक्ति रखते हैं। जो पूरे दुनिया में हम बात कर ले, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में संयुक्त रूप से भी बात कर रहे तो संख्या आसपास ही पहुंचती है। यानी हम कितने बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व इनको देकर रखे हैं ताकि वो निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इंटरफेयर किया, कुछ गड़बड़ हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, और बड़ा अच्छा शानदार डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, और आगे भी हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे संविधान का एक संवैधानिक, स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जिसका दायित्व इसको निभाना है। तो इस प्रकार हमारा निर्वाचन आयोग का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। इसका आप पीडीएफ ले लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें। अगर यहाँ से आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, हमारी टीम उस कमेंट का आपको जवाब देगी, आपके जो प्रश्न होंगे उसका जवाब देगी। इस प्रकार मैं एक बार और आपको कहना चाहता हूं कि पटना में खान सर और धनबाद में चौहान सर की मार्गदर्शिता आपको अगर मिल गई तो निश्चित ही वर्दी आपके कंधों पे सजेगी और आप निश्चिंत ही सफलता प्राप्त करोगे। और भी शिक्षक हैं जो सफलता देते हैं, लेकिन हमारा जो गाइडेंस है, इतना शानदार गाइडेंस है, हमारी बहुत बड़ी टीम है। ये टीम आपको हर सब्जेक्ट में आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगी। और हमारा जो नोट्स है, अभी 69th में बीपीएससी में हमारे नोट्स से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हमें एक प्राउड फील होता है, एक अपने आप में अच्छा लगता है कि जो बच्चे हैं यहाँ के अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और निश्चिंत ही हम बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं आने वाले परीक्षाओं में, इस जेपीएससी में। तो अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो तो आप संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।